तो हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 को वन शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नाउ थर्ड जो चैप्टर है उसका नाम है विद्युत धारा। तो सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। आई इक्वस टू, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, आई इक्वस टू होता है Q बाई टी, और यहाँ पर अपन आई इक्वस टू डी क्यू अपॉन डी टी इस फॉर्मूले को अपन पढ़ते हैं। विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि एकांक समय में प्रवाहित आवेशों को विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी तार में एकांक समय में जितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। इसका जो मात्रक की बात करेंगे तो एम्पियर हो जाएगा, ये सबको पता है। नाउ अगर इसको मैं डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी लिखूं और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं यानी समाकलन कर दूं, तो न्यूमेरिकल कुछ पूछे जाते हैं तो इस फॉर्मूले से अपन सोल्व कर सकते हैं, जिसके अंदर अपन को चार्ज निकालना हो। आई की वैल्यू गिवन होती है, आई की वैल्यू टी के फॉर्म में गिवन होती है, 2t² प्लस टी, इस तरह से। तो आई की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं और उसके बाद में अपने पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, यानी आवेशों का मान आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशंस है और उन डेफिनेशंस पे अपन फोकस करेंगे। सबसे पहले अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग क्या होता है कि हमारे पास एक वायर होता है और इस वायर में जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है वो आगे बढ़ते रहते हैं, मतलब उन इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, मिलियंस के अंदर होते हैं किसी भी वायर में। तो इन सारे इलेक्ट्रॉनों का अपन जो वेग लेते हैं वो औसत वेग लेते हैं, टोटल एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, औसत वेग। और इसी औसत वेग को अपन अनुगमन वेग बोलते हैं, इसी औसत वेग को। तो किसी भी वायर के अंदर या फिर किसी भी तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन सारे इलेक्ट्रॉनों का औसत जो वेग होता है उसी औसत वेग को अपन अनुगमन वेग बोलते हैं। मात्रक वही जो वेग का मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकेंड। नाउ आगे बढ़ते हैं विश्रांति काल। विश्रांति काल क्या होता है? जो ये वायर है इसके अंदर बहुत सारे मिलियंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन इसी वायर के अंदर, जब भी दो इलेक्ट्रॉन आपस के अंदर टक्कर करेंगे, कोलिजन करेंगे, तो क्रमागत दो टक्करों के बीच का जो समय अंतराल है उसी को अपन बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, मतलब विश्रांति काल, टो। इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत दो टक्करों के बीच लगा समय को अपन बोलते हैं विश्रांति काल। मात्रक सेकेंड हो गए। नाउ थर्ड परिभाषा पे बढ़ते हैं, जो होती है गतिशीलता। गतिशीलता को फॉर्मूले से याद करेंगे कि म्यू इक्वल टू होता है Vd अपॉन ई, यानी एकांक विद्युत क्षेत्र में जितना अनुगमन वेग होगा, नीचे आ रहा है ई, तो इसके साथ अपन ऐड कर देंगे एकांक। तो एकांक विद्युत क्षेत्र में जितना अनुगमन वेग होता है उसी को अपन बोलते हैं म्यू, यानी कि गतिशीलता। ठीक। नाउ मात्रक देख ले कि वीडी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और जो ई है इसके अपन दो मात्रक लिख सकते हैं। ई एक तो होता है एफ अपॉन क्यू, तो यहां से एफ अपॉन क्यू से आ जाएगा अपने पास ई का मात्रक न्यूटन अपॉन कूलम। और एक मात्रक सेकंड चैप्टर में और पढ़ा था अपन ने कि हमारे पास जो V है वो होता है, सॉरी जो E है वो होता है V अपॉन डी या L। तो यहां से वोल्ट अपॉन मीटर भी आ जाएगा, वोल्ट अपॉन मीटर। तो दोनों में से कोई भी अपन यहाँ पे यूज ले सकते हैं, वोल्ट अपॉन मीटर लिख दिया। तो यहाँ से मेरे पास इसका जो मात्रक आ गया वो आ जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड आ गया। नाउ फर्दर आगे बढ़ते हैं, लास्ट डेफिनेशन जिसको अपन बोलते हैं धारा घनत्व J। धारा घनत्व क्या चीज होती है? जो धारा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित हो रही हो या बहती हो उसको बोलते हैं धारा घनत्व। यानी ये वायर है और इसका ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A, और इससे अगर कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही इस वायर से, तार से, तब अपन बोलेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा
दिमाग में रखना। तो J इक्वल टू होता है I अपॉन ए, I अपॉन ए। J इक्वल टू क्या होता है? I अपॉन ए। नाउ नीचे जो है उसके साथ एकांक लगा देंगे, तो अपन इसकी डेफिनेशन बनाएंगे कि एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में जितनी धारा प्रवाहित होती है, और उसे ही अपन क्या बोलते हैं? धारा घनत्व J कहते हैं। नाउ क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो जाओ यहाँ से जल्दी। ठीक है भाई, गया सर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना प्रतिरोध। तो ये प्रतिरोध क्या होता है? नाउ प्रतिरोध को समझने के लिए अपन एक वायर लेते हैं, और इस तरह का मेरे पास एक वायर है। ये जो वायर है इसको कनेक्ट कर देते हैं अपन बैटरी के साथ। अब जैसे ही इस बैटरी के अंदर करंट फ्लो होगा, और इस करंट को ये जो वायर है इससे अपने अंदर से फ्लो होने में रजिस्ट करेगा, मतलब रोकेगा। तो जो प्रतिरोध है वो क्या होता है कि जो विद्युत धारा इस तार से होकर प्रवाहित हो रही है उसको रोकने का काम करता है, यानी अवरोध उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा के पथ में या विद्युत धारा के रास्ते में जो बाधा उत्पन्न करता है उस कारक को अपन प्रतिरोध कहते हैं, और ये एक तार का गुण है। तो अपन को यही लिखना है कि प्रतिरोध तार का वह गुण है जो कि विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, उसे क्या बोलते हैं? अपन प्रतिरोध बोलते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है, क्योंकि ओम नाम के कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बताया कि ये ऐसी चीज होती है प्रतिरोध नाम की। नाउ ये जो प्रतिरोध है आर, वो समानुपाती होता है एल लेंथ के, और ये जो लेंथ है वो इस वायर की लेंथ है, यानी यहां से लेकर यहां तक की लेंथ। अगर इस वायर की लेंथ को अपन इंक्रीज करते हैं, यानी बढ़ाते हैं, तब मेरा प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। और ये व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 अपॉन ए। ए क्या है? ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब ये वाला क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं अपन ए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अगर जितना ज्यादा मोटा तार होगा, अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो जो आर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है, और लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो जितना मोटा तार होगा उतना ही उस तार का प्रतिरोध कम होगा। तो यहाँ दोनों समीकरण से मैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो कंबाइन करने पर मेरे को मिलता है कि आर समानुपाती एल अपॉन ए। नाउ आर इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे मिल जाता है जो प्रोपोर्शनल, ये जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल है, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पर रो लगा देते हैं, रो एल बाई ए, और इस रो को अपन बोलते हैं नियतांक, जो कि कहलाता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। नाउ इस प्रतिरोधकता की भी अपन मात्रक लिख देते हैं। तो रो का यहाँ से फॉर्मूला बनेगा आर ए बाई एल। तो इसका जो मात्रक होगा उस मात्रक को अपन लिख सकते हैं, आर का मात्रक ओम, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, अपॉन में लेंथ का मात्रक मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, मेरे पास इसका जो मात्रक आया हुआ है ओम गुणा मीटर। नाउ इतना क्लियर हो गया होगा। एक चीज और, कभी कभार इस प्रतिरोधकता की डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि ये इसकी डेफिनेशन बताओ कि ये प्रतिरोधकता होती क्या चीज है। तो इसकी परिभाषा को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से मेरे पास जो रो का फॉर्मूला आया निकल के, वो आया आर ए अपॉन एल, आर ए बाई एल। अगर मैं ए को 1 मीटर स्क्वायर ले लूं और जो लेंथ है उसको 1 मीटर ले लूं, यानी मेरे पास कोई ऐसा वायर है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, और इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो 1 मीटर है, तब जो रो की वैल्यू आएगी, यहाँ पर दोनों एक एक रख दो, तो जो रो की जो वैल्यू आएगी वो इस तार के प्रतिरोध के बराबर आएगी। मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि
किसी भी जो तार का प्रतिरोध है वही प्रतिरोधकता होगा। कब? जब उस तार की लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। या फिर ऐसे भी इसकी डेफिनेशन दी जा सकती है कि एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई वाले तार का जो प्रतिरोध होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं, रो बोलते हैं। नाउ इतना आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो प्रतिरोधकता है इसको कंप्लीट कर लिया अपन ने। अपन अब चालकता के ऊपर बढ़ते हैं कि चालकता क्या चीज होती है। नाउ चालकता जो होती है वो जस्ट अपोजिट होती है, यानी उल्टी होती है किसकी? प्रतिरोधकता की। तो सिग्मा को मैं ऐसे लिखूंगा, सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो, 1/रो। नाउ चालकता की जो परिभाषा है वो भी यही लिखना है कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। अब मात्रक की बात कर लेते हैं, पिछली स्लाइड में चलते हैं। तो अपने पास जो रो का मात्रक आया था वो आया था ओम गुणा मीटर, ओम गुणा मीटर। तो चालकता का क्या आएगा? चालकता का इसका उल्टा, मतलब रो का जो मात्रक है वो है ओम गुणा मीटर। तो चालकता का सिग्मा का हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। दैट्स इट। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा डेरिवेशन आता है जो है अनुगमन वेग और विद्युत धारा के अंदर संबंध। अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध निकालने के लिए मैं एक वायर लेता हूँ। ये मेरे पास वायर है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो a है, और इसकी लंबाई l है, l इसकी लेंथ। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत सारे जो कि आपस में टक्कर करके आगे बढ़ेंगे, और इन इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो मैं मान रहा हूँ vd है। और इस वायर से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान I है, विद्युत धारा का मान I है। इसके अंदर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान I है, क्योंकि मेरे को जो संबंध निकालना था वो निकालना था I में और VD में। तो I और VD के अंदर संबंध निकालने के लिए तुम्हें एक तो संबंध सीधा याद होना चाहिए कि I इक्वल टू होता है NEAVD, क्योंकि कई बार सीधा न्यूमेरिकल भी इसी फॉर्मूले के बेसिस पर पूछा जा सकता है, या फिर कोई ऑप्शंस वाले जो MCQ क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर भी ये सीधा फॉर्मूला तुमसे पूछ सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि I इक्वल टू क्या होता है? NEVD। नाउ अब अपन इस फॉर्मूले को डिराइव किस तरह से करेंगे। अब देखो इसके अंदर जो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो I इक्वल टू क्या होता है? अपन ने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी, I इक्वल टू होता है Q/T, Q/T। तो I और इस VD और I के अंदर रिलेशन लाना है, संबंध लाना है। तो I इक्वल टू Q/T है, तो यहाँ से अपन को Q फाइंड करना है कि इसके अंदर टोटल आवेश कितने हैं, कि इस ये जो वायर है इसके अंदर कुल आवेश कितने हैं, कुल आवेश वाहकों की संख्या कितनी है। नाउ यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि माना एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेरे पास है n, ये एकांक आयतन में, यूनिट वॉल्यूम में। तो इस तार के पूरे आयतन से अगर इसको गुणा कर दें तो इस तार में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेरे पास आ जाएगी। अतः इस तार में संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकालूं मैं तो इसको n को गुणा करना पड़ेगा आयतन से, n को गुणा करना पड़ेगा आयतन से, क्योंकि इकाई आयतन में इतने, अब संपूर्ण तार में कितने होंगे तो इस तार के आयतन का गुणा करते। अब आयतन क्या होता है? अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया A को मैं इस लंबाई से गुणा कर दूं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा? आयतन L इंटू ए। जैसे बेलन का जो एरिया होता है, ये नीचे वाला ये है A, और ये होता है πr², और ये लेंथ होती है L। तो इसका जो आयतन लिखते हैं अपन वो लिखते हैं πr²L। तो इस πr² की जगह अपन ने सिर्फ A पुट किया है, तो A/L, A इंटू L हो गया। तो A इंटू L, L इंटू A यहाँ पे लिख दिया मैंने। नाउ अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, लेकिन मेरे को चाहिए आवेश। ये Q क्या है? मेरे पास आवेश। तो आवेश निकालने के लिए मेरे को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों
का गुणा करना पड़ेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो इस वायर के अंदर, तो तार में कुल आवेश कितना है, कुल आवेश, इस कुल आवेश को निकालने के लिए एन एल इंटू ए को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, एक इलेक्ट्रॉन से। एक इलेक्ट्रॉन से जैसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कुल आवेश आ गया, मतलब ये मेरे पास आ गया क्यू, ये मेरे पास आ गया क्यू। और अपन को पता है आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, क्यू अपॉन टी। नाउ यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा क्यू बाई टी। क्यू क्या है, एन एल इंटू ए इंटू ई अपॉन में टी। नाउ फॉर्मूले में देखो यहाँ पे कोई भी टी नहीं, तो टी का टर्म कटना चाहिए, और इस टी के टर्म को काटने के लिए अपन अनुगमन वेग की सहायता लेंगे, कि जो वेग होता है अनुगमन वेग, ताकि अनुगमन वेग भी आ जाए इसके अंदर। इस फॉर्मूले में वीडी भी है, तो यहाँ पे वीडी भी नहीं आ रहा, तो ये जो रिलेशन निकल के आया है इसमें वीडी लाना है और टी को हटाना है। तो अपन को पता है कि जो वेग होता है या चाल होती है वो होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, दूरी है एल और समय है टी, तो एल अपॉन टी हो गया। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो वीडी है वो होगा, वीडी है वो होगा मेरे पास एल बाई टी, एल बाई टी। तो यहाँ से मेरे पास एल की वैल्यू निकल के आएगी वीडी इंटू टी, वीडी इंटू टी। इस एल की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इसके अंदर। उसके बाद जैसे ही मैं एल की वैल्यू को पुट करता हूँ इसमें, तो मेरे पास निकल के आएगा आई इक्वल टू एन, एल की जगह क्या लिखूंगा, वीडी इंटू टी, वीडी इंटू टी इंटू ए और फिर ई। नाउ नीचे है मेरे पास टी, तो टी से टी कैंसिल हो गया और मेरे पास आई इक्वल टू आया एन ई ए वी डी। तो ये रिलेशन अपने को मिल गया। तो कैसे निकालना, सबसे पहले तो ये माइंड में तुम्हें पता होना चाहिए कि आई इक्वल टू एन ई ए वी डी रिलेशन होता है, और उसके बाद के अंदर ये फॉर्मूला अपन ने अभी जस्ट पहले पढ़ा कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो इसकी हेल्प से अपन आई इक्वल टू एन ई ए वी डी को प्रूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक क्या है, आगे का टॉपिक है अपना अनुगमन वेग वीडी और विद्युत क्षेत्र ई में संबंध, यानी वीडी के अंदर और ई क्या है, ई है विद्युत क्षेत्र, इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन होता है ये अपन को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले अनुगमन वेग वीडी को देखते हैं कि वीडी क्या है, और जो विद्युत क्षेत्र है ई उसको देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र कितना है। नाउ ये मेरे पास कोई वायर है, और इस वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वीडी तो वेग होता है इन इलेक्ट्रॉनों का, लेकिन अब वीडी और ई के अंदर रिलेशन कैसे लाए, तो ई जो होता है अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है, ई होता है एफ अपॉन क्यू, यानी किसी भी एक आवेश के ऊपर जितना बल लग रहा है वो होता है ई। तो मैं अगर यहां से ई इक्वल टू लिखूं एफ अपॉन ई, क्योंकि जो आवेश वाहक है, जो क्यू है आवेश, वो एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा वो होगा ई इंटू स्मॉल ई, इतना फोर्स लगेगा। अब मेरे को वीडी के अंदर भी संबंध लाना है कि इस इलेक्ट्रॉन का वेग वीडी है, तो अपन गति की समीकरण लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब फोर्स आ गया, बल आ गया, तो बल आ गया तो यहाँ से त्वरण निकलेगा, एफ इक्वल टू होता है एम ए, तो एफ की जगह मैंने लिख दिया एम ए, और यहाँ पे ई इंटू कैपिटल ई। तो यहाँ से त्वरण, और जब भी त्वरण आ जाए तो अपन को गति की तीनों समीकरण में से कोई भी एक यूज करना है। तो यहाँ पे अपने पास त्वरण पड़ा है, और जब भी इसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तब इन इलेक्ट्रॉनों का जो वेग था वो जो वेग वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो टोटल वेग जो था वो स्टार्टिंग में जीरो था, यानी इनिशियल जीरो था, यानी यू प्रारंभिक वेग इन इलेक्ट्रॉनों का जीरो था, और जो फाइनल वेग था इलेक्ट्रॉनों का वो था अनुगमन वेग के बराबर, वीडी के बराबर। और अपन को पता है जो समय है टी, उसको लेना अपने को टो, अभी अपन ने पढ़ा टो विश्रांति काल, और यहाँ से त्वरण मेरे पास आ गया कितना है, ई कैपिटल ई अपॉन में एम। अब किसी भी एक गति की समीकरण में ये रखेंगे तो देखो वीडी और ई इन दोनों के अंदर ये रिलेशन बता देगी। नाउ कोई भी एक गति की समीकरण लेते हैं,
कोई भी एक गति की समीकरण उठाते हैं तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है अपने पास u है, v है और a है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में से फर्स्ट वाली इक्वेशन लगेगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ v मेरे पास है vd, u मेरे पास 0 है और a अपन ने अभी भी निकाला e बाई एम, और जो t है उसको अपन टो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरे पास vd इक्वल टू आ जाएगा e टो e बाई एम, ई टो ई बाई एम। तो ये भी फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है कि वीडी और ई के अंदर जो रिलेशन आता है वो आता है ई टो ई बाई एम, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है किसी भी वायर में वो विद्युत क्षेत्र पर भी डिपेंड करता है और विश्रांति काल पे भी करता है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा अपना वो है ओम के नियम का सत्यापन तथा ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। तो ओम के नियम का सत्यापन करना है कि ओम के नियम कैसे डिराइव हुआ और उसका जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है यानी सूक्ष्म जो रूप है उसको अपन को डिराइव करके लाना है। तो जैसे कि अपन ने पहले दो इक्वेशंस को डिराइव कर लिया था, एक तो वी डी इक्वल टू एन ई टो ई बाई एम, ये तो फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन जो अपन ने डिराइव की थी वो थी ये आई इक्वल टू एन ई वी डी। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का अपन यूज करेंगे ओम के नियम का सत्यापन करने में। तो हम जानते हैं कि यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो आई इक्वल टू थी एन ई ए वी डी, और सेकंड जो इक्वेशन थी वो थी वी डी इक्वल टू ई टो ई बाई एम, ये थी सेकंड इक्वेशन। नाउ अगर मैं इस वीडी की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा आई इक्वल टू एन ई ए, और वीडी की जगह ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ ई टो ई बाई एम, ई टो ई बाई एम। नाउ ई की वैल्यू को अगर मैं ए की वैल्यू को अगर नीचे ले जाऊं, क्योंकि अपन को सूक्ष्म रूप निकालना है और सूक्ष्म रूप जो ओम के नियम का सूक्ष्म रूप होता है वो होता है जे वेक्टर इक्वल टू यानी धारा घनत्व इक्वल टू सिग्मा ई, जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। तो ये निकाल के लाना। तो जे वेक्टर के लिए अपन को पता है जो जे वेक्टर है यानी जो धारा घनत्व है वो अभी अपन ने पढ़ा, कहाँ गया, ये रहा, आजा, ये रहा। तो धारा घनत्व था वो था आई अपॉन ए, यानी एकांक अनुप्रस्थ कांट क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा। तो जे निकालने के लिए आई अपॉन ए होना चाहिए, तो इसमें आई अपॉन ए लाने के लिए ए का डिवाइड दूंगा, ये रहा। हाँ, तो आई अपॉन ए लाना है तो ए को नीचे भेज देता हूं मैं, तो मेरे पास आ जाएगा आई अपॉन ए, तो ये तो बन गया जे इक्वल्स टू एन, और ये ई का ई से मल्टीप्लाई ई स्क्वायर तो ई बाई एम। तो आई अपॉन जो ए है उसको अपन लिख देंगे जे वेक्टर जो धारा घनत्व है, और ये है नियतांक, इसको बोलेंगे अपन सिग्मा, और इसी को बोलते हैं चालकता ई वेक्टर। और ये जो जे वेक्टर आया है, जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई, इसी को बोलते हैं ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। ठीक, और ये तुम्हें याद रखना है कि जो सिग्मा होता है वो होता है एन ई स्क्वायर टो बाई एम। सिग्मा की जो वैल्यू आई है यहाँ पर वो है एन ई स्क्वायर टो बाई एम, ये तुम्हें दिमाग में रखना है। नाउ यहाँ मैं लिख देता हूँ, जहाँ सिग्मा चालकता होती है और सिग्मा की वैल्यू जो है वो है एन ई स्क्वायर टो बाई एम, एन ई स्क्वायर टो बाई एम, ये याद रखना है, एन ई स्क्वायर टो बाई एम। नाउ फर्दर आगे बढ़ते हैं। अपन को पूरा ओम का नियम भी लाना है, सत्यापन करना है ओम के नियम का। तो किस तरह से करेंगे, देखो वापस से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को उठाओ और यहाँ तक लेके आओ, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये जो सेकंड की वैल्यू है वीडी की वैल्यू वो इसके अंदर पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा आई इक्वल टू एन ई ए, मतलब इन दोनों इक्वेशन का ही काम है। वीडी की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आएगा ई टो ई बाई एम, और अपन को पता है जो ओम का नियम अपन को लाना है तो फाइनली अपन को लेकर आना है वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर, ये अपन को लेके आना है। तो सबसे पहले अपने पास v होना चाहिए, i और r। तो v यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा, मेरे को v नहीं दिख रहा, लेकिन जब भी अपन ने सेकंड चैप्टर पढ़ा था
तब अपन ने ये पढ़ा था कि जो ई होता है वो होता है V/L, और L क्या है? L है उस वायर की लेंथ, जो एक वायर था जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A था और इस वायर की जो लेंथ थी वो थी L, तो ये है वो L, और यहां से मैं V इक्वल्स टू E इंटू एल लिख सकता हूँ, E इंटू एल लिख सकता हूँ। तो अपन को तो बेसिकली V की वैल्यू लानी, तो E की वैल्यू सीधी इसके अंदर पुट करते हैं, E की वैल्यू सीधी पुट करते हैं इसमें। नाउ अगर E की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा I इक्वल्स टू एन ई ए, और ये E का मल्टीप्लाई E के साथ तो E स्क्वायर कर देता हूँ, तो और E की जगह मैं लिख रहा हूँ V/L, और नीचे मेरे पास M, तो एन स्क्वायर टो बाई एम, ये तो सिग्मा होता है। अगर तुम्हें पहले लिखना है तो लिख लो, वरना कोई बात नहीं। तो आई इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू आई आर चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा एन ई स्क्वायर टो बाई एम। क्या होता है? सिग्मा एन ई स्क्वायर टो बाई एम, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? सिग्मा एन ई स्क्वायर टो बाई एम, और ये एल अलग से और ऊपर में वी है। एन स्क्वायर टो बाई एम की जगह मैं लिख रहा हूँ सिग्मा, तो आई इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास सिग्मा V/L, सिग्मा V/L। नाउ अपन को पता है, अभी भी अपन ने पढ़ा है कि जो सिग्मा होता है, जो सिग्मा होता है वो रो का उल्टा होता है, यानी रो बराबर होता है 1/सिग्मा, 1/सिग्मा। तो यहाँ से अपन सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे 1/रो, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/1/रो। तो यहाँ से मैं आई इक्वल्स टू ऐसे लिख सकता हूँ कि सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो होता है, तो V अपॉन में रो और L, रो और L, ये आ गया अपने पास। यहाँ पे अपन ने A छोड़ दिया, एन स्क्वायर टो बाई एम, और A छोड़ दिया था, A भी इसके साथ है, A भी इसके साथ है, तो यहाँ पर A भी लिखो। हाँ, अब V इक्वल्स टू ये I और बाकी सबको उधर भेज दो, तो ये रो, ये L और इस A को भी इधर भेज देते हैं, तो ये A, तो रो L बाई A, यही था अपना प्रतिरोध R। R का जब भी अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, तो R इक्वल्स टू अपन के पास आया था रो L अपॉन A, प्रतिरोध, ये रहा, ये फॉर्मूला आया था R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो रो L अपॉन A को अपन क्या लिख सकते हैं? प्रतिरोध लिख सकते हैं, और इस तरह से अपने पास ओम का नियम V इक्वल्स टू आई आर निकल कर आ जाएगा। यस, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? रो L अपॉन A को R लिख सकते हैं, तो V इक्वल्स टू मेरे पास फाइनली आंसर आ जाएगा आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। अब यहाँ पर आकर ओम का नियम पूरा सिद्ध हुआ अपना। ओके, नाउ तुम्हें सिर्फ रो की वैल्यू सॉरी सिग्मा की वैल्यू याद रखनी है। सिग्मा इक्वल्स टू जो है वो होता है एन स्क्वायर टो बाई एम, बाकी सारी वैल्यू इसी से अपन निकाल सकते हैं। जैसे सिग्मा इक्वल्स टू है एन स्क्वायर टो बाई एम, एन ई स्क्वायर टो बाई एम। नाउ अगर तुम्हें रो की वैल्यू निकालनी है तो 1/सिग्मा होता है, तो इसका उल्टा कर दो जस्ट, तो एम अपॉन एन स्क्वायर टो आ जाएगा। नाउ अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी है आर की, रेजिस्टेंस की, तो ये होता है रो एल अपॉन ए, तो रो की वैल्यू ये रही, यानी एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो, ऊपर एल लगा दो, नीचे ए, बस कंप्लीट। यहाँ पर सिग्मा, रो और आर तीनों की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। कब? जब तुम्हें सिर्फ एक वैल्यू याद रहेगी, ये सिग्मा इक्वल टू होता है एन ई स्क्वायर टो बाई एम। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे अपना जो टॉपिक है वो है सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध। देखो, सेल का विद्युत वाहक जो बल है इसको अपन ई से रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले ई से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन इस ई से रिप्रेजेंट किया था, तो इसको इससे करेंगे ताकि कंफ्यूज नहीं हो अपन। नाउ जो ई है यानी सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या होता है? तो कोई भी अपने पास जैसे ये सेल है, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ, और यहाँ पे सेल बनाया हुआ है, तो जो सेल का विद्युत वाहक बल ई है, इसकी जो डेफिनेशन लिखनी है वो ये है कि इकाई इलेक्ट्रॉन को या एकांक आवेश को, इलेक्ट्रॉन लिखो या आवेश लिख दो, बेस्ट है, कि इकाई आवेश को संपूर्ण परिपथ में, संपूर्ण परिपथ कौन सा हो गया? यहाँ से चला, यहाँ पर आया, और बाकी अब इस
विद्युत अपघट्य पदार्थ में भी इधर से निकलकर यहाँ पर वापस आएगा ना, तब पूरा परिपथ होगा। तो इकाई आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य किया गया है, उस कार्य को अपन बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ये बेसिकली विभव ही होता है, जैसे अपन ने सेकंड चैप्टर में विभव पढ़ा था, W/Q वही है, लेकिन जो E है और V, अभी फर्क बताऊंगा, पहले डेफिनेशन देख लो कि जो ये आवेश है तो एकांक आवेश के साथ लगाना है। तो एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में, पूरे परिपथ में अगर प्रवाहित करेंगे तो इसी को अपन बोलेंगे E, विद्युत वाहक बल। तो इकाई आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। नाउ जो मात्रक होगा वही होगा जो V का होता है, यानी वोल्ट। हाँ, अब E और V के अंदर बेसिक एक ही डिफरेंस है। जैसे ये मैं मार्केट से एक बैटरी लेके आया, ये मेरे पास बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। अब इस बैटरी को लेके आया तो इस बैटरी के ऊपर लिखा हुआ है जो सपोज कि 100 वोल्ट, ठीक। अब ये जो 100 वोल्ट है ये इसका ईएमएफ है, यानी सेल का विद्युत वाहक बल है, ई है। अगर मैं इसको, इस बैटरी को अगर किसी भी सर्किट में यानी परिपथ में लगाऊंगा तो इतना वोल्टेज ये जनरेट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसके अंदर एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है और इस विद्युत अपघट्य पदार्थ के कारण कुछ वोल्टेज कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल r, इसलिए इसका जो V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। V इक्वल टू आई आर। तो I और R स्मॉल r, इतना जो V है वो कम हो जाएगा इससे। यानी मार्केट में थी तब इसका जो विद्युत वाहक बल था वो था जो वोल्टेज था वो था E, और इसी को अपन विद्युत वाहक बल बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही अपन इसको सर्किट में लगाएंगे तो इसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य पदार्थ जिसको अपन बोलते हैं, इस पदार्थ का जो आंतरिक प्रतिरोध है, इस आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो वोल्टेज है वो थोड़ा कम हो जाएगा, विभव क्या है? कम हो जाएगा। इसलिए मैं लिखूंगा जो E है वो मेरे पास, जो V है, अब जो V है वो E माइनस I और R होता है, I और R। V इक्वल टू E माइनस आई आर। यानी जब भी सर्किट के अंदर कोई बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उसका विद्युत वाहक बल में से ये आई आर, इतना वोल्टेज V इक्वल टू आई आर होता है, तो ये विभव है। तो इतना विभव कम प्राप्त होगा, किसके कारण? इस विद्युत अपघट्य पदार्थ के कारण, क्योंकि इसका भी आंतरिक प्रतिरोध है। इसलिए अपने पास फॉर्मूला निकल गया आया V इक्वल टू E माइनस आई आर। आई होप कि ये तुम्हें बात समझ में आई होगी। तो ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद में रखना है कि V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। नाउ यहाँ से अपन I की वैल्यू निकाल सकते हैं। I की वैल्यू कैसे निकालेंगे? I की वैल्यू निकालने के लिए इस I को इधर भेजते हैं आई आर, और इस V को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ से I की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी E माइनस V अपॉन स्मॉल r। ये नाउ आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास आता है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो दो संयोजन अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो सेलों का जब भी श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जो विभव है उसका मान अलग अलग रहता है। यहाँ लिख देता हूं मैं, V अलग अलग, और I क्या रहता है? I रहता है अपना सेम, I रहता है सेम। V इक्वलेंट इक्वल टू आएगा V1 प्लस V2, यानी दोनों का जो विभव है, इसका V1 विभव है, इसका V2 विभव है, और लास्ट के अंदर इन दोनों का जो विभव है वो आ जाएगा V इक्वलेंट। नाउ V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर, तो ये हो गया E माइनस आई आर स्मॉल r इक्वलेंट, और ये E इक्वलेंट। क्यों? क्योंकि दोनों में I जो है वो I सेम है, इसलिए I की जगह I इक्वलेंट मैंने पुट नहीं किया है, क्योंकि इसमें भी I और इसमें भी I सेम रहेगा। श्रेणी क्रम में यही याद रखना है कि V अलग अलग होता है, I सेम होता है। नाउ यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया कि V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। ये इस फॉर्मूले का अपन ने यूज कर लिया यहाँ पर। अब V1 के लिए लगाएंगे तो E1 माइनस I ये R1 प्लस V2 के लिए लगाएंगे तो E2 माइनस आई आर टू। तो यहाँ से अपन को बेसिकली निकालना है E इक्वलेंट। तो E वाले टर्म को एक जगह कर लेता हूँ, तो E इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस
आई को अलग कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बचेगा R1 प्लस R2। अब यहाँ पर दोनों दोनों पक्षों की अपन अगर तुलना करें तो ई इक्वलेंट इधर है तो E1 प्लस E2 इधर है। नाउ यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो ई इक्वलेंट आएगा मेरे पास वो आएगा E1 प्लस E2, और यहाँ से जो स्मॉल आर इक्वलेंट आएगा वो देखो आई का जो मल्टीप्लाई है उसके साथ आ रहा है और माइनस है, ये रहा माइनस, तो जो आर इक्वलेंट आएगा उसको अपन लिख सकते हैं R1 प्लस R2। तो यहाँ से सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर अपने पास ई इक्वलेंट आया E1 प्लस E2, दोनों का विद्युत वाहक बल जुड़ जाएगा अगर श्रेणी क्रम में दो सेल जुड़े हुए हैं तो, और उनका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास जो टॉपिक आता है वो है सेलों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन के अंदर अपन देखते हैं कि इन दोनों का जो विभव है वो अलग होता है। जैसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों संयोजन जब भी देखे थे अपन ने, तब ये चीज अपन ने देखी थी कि V अलग अलग होता है किसमें, श्रेणी में, और I सेम होता है श्रेणी में। इसका जस्ट उल्टा होगा इसमें समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में, यानी यहाँ पर V होगा सेम लेकिन I क्या होगा, I होगा अलग 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 अलग। अब I अलग अलग है तो अपन को I अलग अलग करंट माननी पड़ेगी कि इससे विद्युत धारा अलग निकलेगी I1 और इससे विद्युत धारा अलग निकलेगी I2, ठीक। और अगर इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लूं तो एक साथ इन दोनों बैटरी से निकलेगी I इक्विवेलेंट, उसको बोल देता हूं मैं I इक्विवेलेंट, कुल धारा इन दोनों से अगर कंबाइन कर दिया है तब। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो I इक्विवेलेंट है, जो कुल धारा निकलेगी वो इन दोनों के योग के बराबर निकलेगी, यानी I1 प्लस I2 के योग के बराबर निकलेगी। अब I1 और I2 के फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ पर अपन को पता है कि V इक्वल टू होता है E माइनस IR, और I का फॉर्मूला यहाँ से निकाल लेंगे, IR इधर ले गया तो मेरे पास आया, इधर देख लो, V इक्वल टू E माइनस IR, IR इधर आ गया, मेरे पास आया E माइनस V को उधर भेज दिया तो I इक्वल टू आया E माइनस V बाई आर, यानी I का जो फॉर्मूला निकल के आया है वो है E माइनस V बाई आर। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके अपन आगे का डेरिवेशन सोल्व करेंगे। I इक्विवेलेंट है तो मैं यहाँ से पे लिख दूंगा कि E इक्विवेलेंट जिसकी वैल्यू अपन को इसमें निकालनी है माइनस V जो कि सेम है, इसलिए V इक्विवेलेंट नहीं लिखूंगा क्योंकि V समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में क्या रहता है, सेम रहता है, इसलिए V का V रहने दूंगा। अपॉन में नीचे स्मॉल r, तो स्मॉल r की जगह भी स्मॉल r इक्विवेलेंट लिख दूंगा। नाउ I1 की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 लगेगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो E1 माइनस V का V अपॉन में R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन में R2। नाउ फर्दर इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं, तो सोल्व करते हैं तो अलग अलग मैं डिवाइड दे दूंगा इसका R इक्विवेलेंट का, इसमें भी इसमें भी, तो मेरे पास यहाँ पे मिल जाएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 का जब भी डिवाइड दूंगा तो मेरे पास आएगा E1 अपॉन R1 माइनस V बाई R1 प्लस यहाँ पे मेरे पास आएगा E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। नाउ यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, V वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो आगे सोल्व करने पर अपन को मिलेगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू E वाले टर्म को एक साथ कर लो, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, हाँ माइनस कॉमन ले लिया, V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 बच गया, यहाँ पे 1 अपॉन R2। अब दोनों की तुलना कर लो। जब भी अपन तुलना करेंगे तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है तो इक्वल में आ जाएगा। मैं यहाँ लिख दूंगा कि यहाँ अतः जो E इक्विवेलेंट है, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट है, इन दोनों का जो रेशियो है वो मेरे पास आता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 बाई R2, और इसके साथ ही ये V, ये रहा V, ये रहा माइनस, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो होगा वो इसके बराबर होगा। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट किसके बराबर, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, एंड इसके साथ ही 1 अपॉन जो R इक्विवेलेंट आएगा
यानी कुल आंतरिक प्रतिरोध आएगा वो आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 के इक्वल। तो ये मेरे पास आ गया। दो सेल अगर पार्श्व क्रम के अंदर जुड़े हुए हो तब उस कंडीशन के अंदर ई इक्विवेलेंट की वैल्यू और आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, इतनी। अब अगर मेरे पास ई इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, आर इक्विवेलेंट को इधर मल्टीप्लाई कर दो और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दो, खत्म, मेरे पास ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। तो बेसिकली अपने को यहाँ तक ही सोल्व करना है, दोनों इक्वेशन निकाल देनी है, ये जो रेशियो है ये निकाल देना है। तो ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट मेरे पास आ गया। नाउ अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के दो नियम है, किरचॉफ के दो नियम है, एक तो प्रथम नियम और एक द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम की बात करते हैं, इस नियम को अपन संधि नियम भी बोलते हैं। संधि नियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तारों की संधि के बारे में बताता है। यानी अगर इस तार से धारा I1 आ रही है और मान लो कि ये दो तार या तीन तार के अंदर जा रही है, इसमें जा रही है I2, इसमें जा रही है I3, इसमें जा रहा है I4। तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम है या संधि नियम है वो ये बोलता है कि आने वाली धाराएं हैं वो इस संधि पर रुकेगी नहीं, तो आने वाली धाराएं हैं वो जाने वाली धाराओं के बराबर होगा। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इस संधि पर समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग है, इसकी परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं कि इस संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग है वो शून्य होता है। यानी यहाँ पर बीजगणितीय योग कर देते हैं सिग्मा, और आई कुल वो है वो 0 होगा, आई कुल 0। नाउ इस संधि पर कितनी धाराएं आ रही है, I1 आ रही है। अगर आने वाली धारा को पॉजिटिव मान रहे हैं तो जाने वाली धारा को नेगेटिव मानना है। तो I1 आ रही है तो जाने वाली धाराएं नेगेटिव मानेंगे, तभी टोटल 0 होगा। माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। या तो ऐसा कर लो, या तुम ऐसा भी कर सकते हो कि आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं। तो आने वाली धाराएं I बराबर जाने वाली धाराएं I। तो आने वाली धाराएं I1 है बराबर जाने वाली कितनी है, जाने वाली है I2 प्लस I3 प्लस I4। यानी इस संधि पर कोई भी धारा नहीं रुकेगी। तो यहाँ से भी अगर सोल्व करेंगे तो यही निकल के आएगा कि I1 इक्वल टू आ रहा है I2 प्लस I3 प्लस I4। तो इस तरह से तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है और इतना समझा के आना है बोर्ड एग्जाम में। नाउ फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास है किरचॉफ का द्वितीय नियम, या इसको अपन बोलते हैं लूप नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप नियम, इसके अंदर अपन जब भी किरचॉफ के नियम की बात करते हैं तो एक लूप लेके चलते हैं। तो मैं दो लूप तुम्हें बता रहा हूं कि तुम किसी भी बंद परिपथ के अंदर किसी भी दिशा के अंदर अपन जो लूप है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी भी बंद पथ के अंदर समस्त विभवांतरों का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी v जो कुल है वो लिखना आपको 0। इस नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ में समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। नाउ पूरा बीजगणितीय योग शून्य करना है तो यहाँ से लेकर चलते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले I आ रहा है और मान लो इसके अंदर जो परिपथ में धारा है वो I प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर विभवांतर कितना होगा इस पर, I विद्युत धारा, तो V इक्वल टू क्या होता है IR, और R इसमें R1 है। तो सबसे पहले यहाँ पर विभवांतर लिखो, तो यहाँ पर विभवांतर लिखेंगे IR1, और इधर ही जा रहे हैं, इधर ही विद्युत धारा है इसलिए पॉजिटिव ले लिया। नाउ यहाँ पर आ जाओ, इधर ही विद्युत धारा की दिशा है और इधर ही लूप की दिशा है, इसलिए यहाँ पर जो विभवांतर होगा वो होगा I, क्योंकि विद्युत धारा I आ रही है। और यहाँ पर जो प्रतिरोध है, यहाँ पर जो प्रतिरोध है मेरे पास देखो, यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो I और ये R1। अब यहाँ पर इसी दिशा में जा रहे हैं तो प्लस I, ये R2, यहाँ पे विभवांतर, और घूमकर जब वापस नेगेटिव टर्मिनल से घुस रहे अंदर तो माइनस में लगा देना है यहाँ पर जो भी इसका विभवांतर हो V हो इक्वल टू 0। तो इधर जाएगा तो ये मेरे पास बन जाएगा IR1 प्लस IR2 इक्वल टू V। यहाँ तक परिपथ बनाना है और यहाँ तक सोल्व करके आना है। नाउ अगर
अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आप लूप को कंसिडर करो तो यहाँ से चलना स्टार्ट करो या यहाँ से, तो यहाँ से चलेंगे, धारा की दिशा ये रही, आई इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो अगर इधर से चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, आई इधर से आ रहा है और आई के अपोजिट जा रहे हैं अपन लूप की दिशा, तो यहाँ पर जो विभवांतर लेंगे वो माइनस में लेंगे, माइनस में इस पर विभवांतर कितना होगा, v इक्वल टू आई आर के हिसाब से आई आर टू हो जाएगा। और यहाँ पर विभवांतर कितना होगा, यहाँ पर होगा माइनस में, वापस विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो आई आर टू हो जाएगा। अब यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल में घुस रहे हैं तो प्लस में लेना है, अगर इसका इस बैटरी का जो विभव v है तो v इक्वल टू 0। वापस से इन दोनों को इधर भेज देता हूँ तो v इक्वल टू मेरे पास जो निकल के आएगा वो आएगा आई आर, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले R2 फिर R1, ये R1, तो इधर जो निकल के आएगा वो मेरे पास आएगा आई R1 प्लस आई R2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह v की वैल्यू सेम आई है, और सेम इसीलिए आई है क्योंकि अपन ने जो लूप का जो फॉर्मेट है वो सही तरीके से कंसिडर किया। तो इस तरह से तुम्हें लूप बनाना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है और फर्दर सोल्व करके आना है। आगे बढ़ते हैं, अब अपन पढ़ेंगे व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जो कि अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करती है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा उपकरण है जो कि अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करता है या अज्ञात प्रतिरोधों का पता लगाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 4 प्रतिरोध इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, बीच में एक गैल्वेनोमीटर रहता है। तो जब भी गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होगा, यानी जब भी गैल्वेनोमीटर में जो आईजी, इसके अंदर धारा जाने वाली धारा, ऐसे मान लेते हैं कि इसमें आईजी है, आईजी विद्युत धारा जा रही है, तो आईजी का मान जब भी 0 होगा यानी गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप पर होगा, तब अपन इसके प्रतिरोधों को R1/R2 इक्वल टू R3/R4 इस अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, इस अनुपात के रूप में इनको लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि माइनस प्लस, अब यहाँ से विद्युत धारा जा रही है आई, और इसके अंदर I1 और इसके अंदर I2 जाती है, इसमें विद्युत धारा जाती है I1, इसमें जाती है I2। इसका मतलब इधर से I1 प्लस I2 दोनों आई होगी, दोनों का योग आया होगा। तो इसमें जा रही है विद्युत धारा I1, इसमें जा रही है I2, और इसमें I1 जा रही है ऊपर और IG इधर नीचे निकल गई। तो यहाँ पर कितनी जाएगी, इसके अंदर बचेगी मेरे पास I1 में से IG चली गई तो I1 में से IG निकाल दो। यहाँ पर I2 इधर आ रहा है, ऊपर से आ रही है IG, तो इधर से I2 प्लस IG इधर जाएगी, और दोनों मिलकर, देखो दोनों मिलकर इधर बाहर निकलेगी, तो दोनों को जोड़ दो। अगर जोड़ोगे IG से IG कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास इधर निकल के आएगी I1 प्लस I2। ये विद्युत धाराओं का विभाजन हो गया यहाँ पे। तो जितनी धारा इधर से अंदर आ रही थी I1 प्लस I2, उतनी निकल रही है I1 प्लस I2। इसका मतलब अपना जो परिपथ आरेख है वो एकदम सही है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कहाँ गया, छोटा हो रहा है, ये लो। अब देखो तो क्या है, इधर से आई आ रही, I1 प्लस I2 को आई माना था जो कि वापस आ गई। अब यहाँ पर अपन को 2 लूप कंसिडर करने हैं, लूप 1 और लूप 2। और यहाँ पर लूप 1 इस तरह से और लूप 2, दोनों की दिशा कुछ भी मान सकते हो, ये 1 है ये 2 है, दोनों की दिशाएं कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। और अब अपन को ये प्रतिबंध व्युत्पन्न करना ही नहीं, निकाल के लाना है। तो ये प्रतिबंध किस तरह से व्युत्पन्न करेंगे, तो ये कंडीशन है IG जब 0 होगा तब ये आएगा, तो IG को अपन को लास्ट में 0 करना पड़ेगा। नाउ अब अपन ने जो सेकंड किरचॉफ का सेकंड नियम पढ़ा था वो लगाएंगे। तो लूप 1 में इस पहले वाले लूप के अंदर देखते हैं, लूप 1 के अंदर जब यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर विभवांतर कितना आएगा, इसकी दिशा में चल रहे हैं तो I1 V = IR होता है और R1, ठीक है। अब ऐसे चल रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस लगाएंगे IG, और इसका प्रतिरोध जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध वो मैं मान लेता हूँ RG है, ये IG × RG।
नाउ अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस माइनस लग गया। नाउ I2 इधर से विद्युत धारा आ रही है, प्रतिरोध है R2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। ऐसे ही लूप के सेकंड के अंदर इक्वेशन बनानी, उसके बाद IG इक्वल टू 0 कर देंगे। तो लूप सेकंड में, सेकंड लूप वाले लूप के अंदर यहाँ से चलना स्टार्ट करो। देखें यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो V इक्वल टू आई आर, यहाँ पर विभवांतर विद्युत धारा की दिशा के अंदर ही है तो पॉजिटिव लेंगे। तो मेरे पास आएगा I1 माइनस IG और R कितना है R3। नाउ ऐसे घूमकर आएंगे, फिर यहाँ पर इधर से विद्युत धारा आ रही है और विपरीत दिशा में अपन जा रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, और माइनस लगाने के साथ साथ IR यानी V लिखेंगे तो I2 और प्लस I2 प्लस IG, और यहाँ पर जो प्रतिरोध है उसका मान है R4, ये R4। अब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस लगाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ही एंट्री करी तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, और IG और RG, ये विभवांतरों को बीजगणितीय योग कर दिया 0। ये समीकरण बन गई सेकंड। अब व्हीट स्टोन सेतु की अपन को कंडीशन, जो कंडीशन निकाल के लानी है, यानी R1/R2 इक्वल टू R3/R4। इस डायग्राम को मैं रब कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन के लिए यदि IG बराबर 0 है तब वो आती है, तो IG बराबर 0 करो, तब समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 में सबसे पहले IG 0 कर दो। अगर IG 0 कर दिया ये रही, तो मेरे पास ये दोनों बचेगा, मतलब मेरे पास बचेगा I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू 0, ये बचेगा। इसको उधर ले जाता हूँ मैं, तो मेरे पास आएगा I1 R1 इक्वल टू I2 R2, तो मेरे पास आ जाएगा I1/I2 इक्वल टू R2/R1, ये R2/R1 आ गया। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास थर्ड। ऐसे ही मैं समीकरण नंबर सेकंड के अंदर IG 0 कर देता हूँ। समीकरण 2 से, 2 में IG इक्वल टू 0 करूँ। अगर 2 में मैं IG इक्वल टू 0 पुट करता हूँ इस 2 वाली में, तो IG 0 होगा। यहाँ से आएगा मेरे पास I1 R3, यहाँ पे IG 0 कर देता हूँ तो मैं माइनस मेरे पास आएगा I2 R4, और यहाँ पर IG 0 कर देता हूँ 0 इक्वल टू 0, ये 0। तो मेरे पास यहाँ पर आगे इक्वेशन निकल के आती है I1 R3 इक्वल टू I2 R4, और I1/I2 की जो वैल्यू मेरे पास है वो आएगी R4/R3। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ भी I1/I2 है, यहाँ भी I1/I2 है, तो समीकरण 3 और 4 से इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर देते हैं। तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो मेरे पास आएगा R2/R1 इक्वल टू R4/R3। नाउ इसको उल्टा कर दो तो मेरे पास आ जाएगा R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो ये मेरे पास व्हीट स्टोन सेतु की कंडीशन आ गई, और यहाँ तक आपको ये कंडीशन प्रूव करके, अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक आपको प्रूव करके आनी। नाउ फर्दर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, कि प्रतिरोधकता किस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी को शो करती, दर्शाती है। तो प्रतिरोधकता है रो, अपन को पता है R इक्वल टू, अगर प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता देखें तो यहाँ लिख देता हूँ, R इक्वल टू होता है R इक्वल टू R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला याद करना है। इसी से प्रतिरोधकता के लिए लिखते हैं कि रो इक्वल टू रो नोट मतलब इनिशियल, प्रारंभिक कितनी थी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की जगह अगर T2 माइनस T1 लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, पहले डेल्टा टी लिख दो। तो ये जो फॉर्मूला है आर का और रो का, ये ताप पर निर्भरता को दर्शाता है कि रो और आर यानी प्रतिरोधकता और आर प्रतिरोध किस तरह से ताप के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। जहाँ डेल्टा टी इक्वल टू आप लिख सकते हो T2 माइनस T1। नाउ अगर हम चालकों की बात करते हैं तो चालकों में जैसे जैसे ताप बढ़ता है प्रतिरोधकता भी बढ़ती जाती है। क्यों?
क्योंकि चालकों के अंदर, चालकों में अपन जैसे ही ये चालक है और इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और ये एक दूसरे से टक्कर कर करके आगे बढ़ेंगे और इनका जो वेग है उसको अपन अनुगमन वो वेग बोलते ही है। तो चालकों की जब भी बात करते हैं और चालकों में प्रतिरोधकता की जब भी बात करते हैं, प्रतिरोधकता का मतलब रुकावट, प्रतिरोधकता का मतलब रुकावट, तो इसमें जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी तब उसको रोकने का काम करेगी, उसको अपन प्रतिरोधकता बोलेंगे। नाउ अगर जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी ताप बढ़ा देते हैं, तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो बढ़ जाएगा और यहाँ पर जो टक्कर है, जो टक्कर का जो समय है यानी टो है, विश्रांति काल, वो घट जाएगा। यानी दो टक्करों के बीच, इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत दो टक्करों के बीच का जो समय है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी टकराएंगे। जैसे टेम्परेचर बढ़ाए तो इलेक्ट्रॉनों के पास एनर्जी आ गई और एनर्जी आते ही इनके बीच का जो कोलिजन का जो टाइमिंग था यानी टक्कर का जो समय था वो क्या हो जाएगा, टो कम हो जाएगा। अब जैसे ही टो कम हुआ तो अपने पास एक फॉर्मूला था, अभी पढ़ा था पीछे, कहाँ गया, ये रहा, प्रतिरोधकता का, ये रहा। तो जैसे ही अगर टो कम होता है, जैसे ही टो कम होता है, रो क्या होता है, प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, प्रतिरोधकता क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूले से अपन देख सकते हैं कि जो सिग्मा का फॉर्मूला था वो था एन स्क्वायर टो बाई एम, तो रो का जो फॉर्मूला वो उल्टा हो जाएगा, एन स्क्वायर टो, तो जो रो है वो डिपेंड कर रहा है इस तरह से। तो अगर टो की वैल्यू घटेगी तो जो रो है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब प्रतिरोधकता है वो बढ़ जाएगी, प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोधकता है चालकों में बढ़ती है। ये सिर्फ चालकों के लिए था। नाउ अर्धचालकों में क्या होता है, ये लास्ट चैप्टर है, वहाँ पे अच्छे से तुम्हें समझाएंगे कि किस तरह से अर्धचालक अपना चालकता शो करता है, बिहेवियर शो करता है, किस तरह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो अर्धचालकों के अंदर जब भी अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहां पर जो मुक्त आवेश वाहकों की संख्या है यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, तुम समझ सकते हो, तो मुक्त आवेश है वो ज्यादा रिलीज होने लगते हैं वहां पे। अर्धचालकों के अंदर ये रहता है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रिलीज होंगे या फिर होल्स ज्यादा रिलीज होंगे, या फिर अभी के लिए ऐसा समझ लो कि वहां पर मुक्त आवेश अर्धचालकों में पहले कम होते हैं, लेकिन जैसे ही अपन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मुक्त आवेश वाहकों की संख्या है वो बढ़ जाएगी और जैसे ही आवेशों की संख्या बढ़ेगी तो करंट की संख्या, करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा क्यू बाई टी। और करंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रतिरोध में कमी आ रही है, प्रतिरोध में कमी आ रही है। इसलिए टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे प्रतिरोधकता भी क्या होती है, कम होती है, प्रतिरोधकता भी कम होती है। इसका जस्ट उल्टा अर्धचालकों में। सो आज का चैप्टर यहीं तक था, आगे कोई टॉपिक बचा नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और यहाँ तक बने रहने के लिए।